जनाब, तो इस छोटे से क्लिप में हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिस्क्राइब्स व्हेन एन इन्वेस्टर ओन्स ऑल और पार्ट ऑफ एन एसेट. With indirect investment, the investor gains exposure to the risk and rewards of an underlying asset without actually owning it. अब ज़रा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो ये बात लिखी हुई है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए, मिसाल के तौर पे लेट से आपका नाम है मिस्टर ए, ठीक है। अच्छा जी, मिस्टर ए जो है ना, और वो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश है और वो चाहता है कि वो उस कैश को इन्वेस्ट करे किसी कंपनी के शेयर्स में। अच्छा, अब शेयर्स के बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के आप कह सकते हो कि दो तरीके हो सकते हैं। नंबर वन, एक तरीका ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खुद अपने नाम पर परचेज़ कर लो। लेट से कंपनी एक्स है, आपने कंपनी एक्स के शेयर्स जो है वो अपने नाम पर इन्वेस्ट कर लिए, नाम पर परचेज़ कर लिए। आप गए स्टॉक मार्केट, जो भी उसका एक प्रोसीजर है कि आपने जो है वो एक ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना है, सीडीसी का अकाउंट होना चाहिए, XYZ सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप अपने स्टॉक मार्केट से आपने डायरेक्टली कंपनी एक्स के जो शेयर्स हैं वो अपने नाम पर परचेज़ कर लिए। इस केस में क्या होता है, इस केस में आप जितने भी शेयर्स ओन करोगे, फॉर एग्जांपल आप इस कंपनी के 500 शेयर्स जो है ना आपने परचेज़ करे, ये 500 शेयर्स जो हैं ये आपके नाम पर हो जाएंगे, आपकी ओनरशिप कहलाएगी और आपने डायरेक्टली इस कंपनी में इन्वेस्ट करा और आप 500 शेयर्स के मालिक हो गए। इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि सर ये एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि मैंने ख़ुद पैसे दिए और मेरे ही नाम पर वो शेयर्स हो गए। ठीक है जी। सर क्या कोई और तरीका भी होता है किसी कंपनी के शेयर्स लेने का? एक चीज़ आप आगे जाकर पढ़ोगे विच इज़ नोन एज म्यूचुअल फंड्स। मुख्तलिफ़ टाइप्स के फ़ंड्स होते हैं, मुख्तलिफ़ टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। कुछ होता है इस तरह से इसमें कि लेट से मिस्टर ए एक बंदा है जिसके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि स्टॉक मार्केट की कौन सी कंपनी में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी कितना मुनाफा कमा कर देती है, कौन से स्टॉक मार्केट की कंपनी ऐसी है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रूटफुल होगी, रिटर्न्स अच्छे देगी, कौन सी बुरी इन्वेस्टमेंट है। तो जनरली लोगों के पास ये नॉलेज नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को पैसे दे देते हैं। मिसाल के तौर पे लेट से मिस्टर ए के पास ये जो कंपनी एक्स वाला ऑप्शन था, ये तो एक ऑप्शन था कि खुद जाकर शेयर्स ख़रीद लिए, इसके पास नॉलेज है, इसको पता है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स ख़रीदने हैं, कौन सी के नहीं ख़रीदने, इसने ख़रीद लिए, वो तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि मिस्टर ए म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स परचेज़ कर ले। लेट से इसके पास 5,000 रुपये थे, इसने एक म्यूचुअल फ़ंड के यूनिट्स परचेज़ कर लिए। अच्छा, मुख्तलिफ़ तरह के म्यूचुअल फ़ंड्स होते हैं और जब आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे सवालात करोगे तो मैं इसको फर्दर क्लैरिफाई करूँगा। आप म्यूचुअल फ़ंड के यूनिट्स परचेज़ कर सकते हो और इन म्यूचुअल फ़ंड के जो है ना कुछ फ़ंड मैनेजर्स होते हैं। फ़ंड मैनेजर्स का सर क्या काम होता है? फ़ंड मैनेजर्स का ये काम होता है कि वो मुख्तलिफ़ लोगों से पैसे जमा करे। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए ने 5,000 रुपये दिए, मिस्टर बी ने 5,000 रुपये दिए, मिस्टर सी ने 5,000 रुपये दिए, मिस्टर डी ने 10,000 रुपये दिए। सारे पैसे इकट्ठा करे, पूल अप करे, एक बड़ा पूल बन गया, एक फ़ंड बन गया अच्छा खासा, ठीक है। और इन पैसों को ये फ़ंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करना और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के शेयर्स परचेज़ करे, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जेड। सर इससे क्या फ़ायदा होगा फ़ंड मैनेजर को? फ़ंड मैनेजर जो है वो अपनी एक फ़ीस या एक चार्ज रखता है कि भाई मैं आपके पैसे मैनेज करने के लिए या कभी भी अगर मैं शेयर्स ख़रीदूँगा और बेचूँगा या कोई ट्रांजेक्शन करूँगा उसके अगेंस्ट XYZ रुपीज़ की फ़ीस लूँगा। सर इससे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी का क्या फ़ायदा? वो डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स जाकर ख़रीद लेते हैं। अगेन हम इस चीज़ को एम्फेसाइज़ करते हैं कि यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, इनको मार्केट की नॉलेज नहीं थी, इनको ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी जो है वो अच्छी है, किस कंपनी के शेयर्स ख़रीदने चाहिए, किसके नहीं ख़रीदने चाहिए। तो ऐसा अगर होता है और शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है तो एक तरीका ये है कि मैं म्यूचुअल फ़ंड वाले को अपने पैसे दे दूँ और ये फ़ंड मैनेजर जो हैं ये ज़ाहिर सी बात है कि ये मार्केट की अच्छी नॉलेज रखते हैं, ये देखभाल कर आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपके पैसों को, आपकी फ़ाइनेंस को इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की शेयर्स में और फिर इन शेयर्स से जो भी गेन आता है ट्रेडिंग पर या डिविडेंड आता है वो म्यूचुअल फ़ंड के जो क्या कहते हैं एक सिस्टम है उसमें
ड्रिपन होता है और यहाँ से सी, डी, बी और ए में बढ़ जाता है। तो इफ़ेक्टिवली होता क्या है, यहाँ पर एक म्यूचुअल फ़ंड, एक कह लो कि आर्टिफिशियल कंपनी है। जब एक्स के, वाई के और जेड कंपनी के शेयर्स ख़रीदे जाते हैं तो वो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी या मिस्टर डी के नाम पर नहीं होते हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी उसके ओनर नहीं बन जाते हैं, बल्कि ये म्यूचुअल फ़ंड जो एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है उसके नाम पर एक्स, वाई और जेड कंपनीज़ के शेयर्स लिए जाते हैं। एक्स, वाई और जेड को मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी नहीं पता। एक्स, वाई और जेड जो है वो म्यूचुअल फ़ंड, जो कि एक आर्टिफिशियल कंपनी है जो अपने नाम पर शेयर्स परचेज़ कर सकती है, उसको डिविडेंड देती है और फिर ये म्यूचुअल फ़ंड ए, बी, सी और डी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस तरह की अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो इसको हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि पर्पस तो वही अचीव किया है मैंने, लेकिन मैं कंपनी एक्स का डायरेक्टली खुद ओनर नहीं बना, एक म्यूचुअल फ़ंड ओनर बना, उसको डिविडेंड मिला और उसने मुझे डिविडेंड दिया। तो ये एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बीच का जो है वो एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है ना। यानी कि आप इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हो और मैंने यहाँ पर एक शेयर्स की एग्जांपल दी। मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये चीज़ हो सकती है, मुख्तलिफ़ बातों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल आ सकती है। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए के पास बहुत सारे पैसे हैं, मिस्टर ए गया और मिस्टर ए ने अपने नाम पर जो है ना वो किसी एक XYZ स्कीम में जिसके दाम भरने वाले हैं वहाँ के प्लॉट परचेज़ कर लिए और अपने नाम पर परचेज़ करे, तो ये कहलाएगी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि यार मिस्टर ए के पास सफिशेंट कैश नहीं था, लेकिन मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी 3 दोस्त थे और इन 3 दोस्तों ने मिल मिलाकर जो है ना वो पैसे जमा करे और उसी स्कीम में जो है वो एक प्लॉट ख़रीदा। लेकिन बात ये हुई कि मिस्टर ए, बी और सी ने सोचा कि यार मिस्टर बी और मिस्टर सी के नाम पर प्लॉट रहने देंगे, ए के नाम पर प्लॉट नहीं रखेंगे। हालांकि एक प्लॉट के जॉइंट ओनर्स भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न मिस्टर ए ने बोला यार मेरा नाम जो है ना वो कहीं पर भी किसी भी डॉक्यूमेंट में आप लोग प्लॉट के परचेज़ या सेल में शो नहीं करना। लेकिन बैक एंड पर हम तीनों जो हैं वो 33.33% के पार्टनर्स हैं। यानी कि अगर लेट से 30 लाख का प्लॉट है तो 10-10 लाख तीनों लेकर आते हैं और 4-5 साल बाद हम जब ये प्लॉट जो है वो 70-80 लाख का हो जाएगा तो हम इसको बेच देंगे और जो प्रॉफिट आएगा वो हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे। बैक एंड पर तो हम पार्टनर्स हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरे नाम से नहीं करना क्योंकि मुझे XYZ इश्यूज़ हैं और इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम कहीं इन्वेस्ट हो, कहीं यूज़ हो। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्यों? पर्पस वही फुलफ़िल हो रहा है। ए जो है वो प्लॉट पे इन्वेस्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली उसके नाम पर ये चीज़ नहीं हो रही है बल्कि इनडायरेक्टली किसी तरह से इन्वेस्टमेंट करी जा रही है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस समझ सकते हैं। अच्छा जी, आगे अगर हम बढ़ते हैं, अच्छा जी, आगे आपके पास लिखा हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिस्क्राइब्स व्हेन अ कंपनी इन्वेस्ट्स इन ओवरसीज ऑपरेशंस ईदर बाय बाइंग अ फॉरेन कंपनी और बाय एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस ओवरसीज। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम FDI भी कहते हैं। FDI का मतलब ये है कि एक कंपनी अपना कोई ऑपरेशन किसी ओवरसीज़ जगह पर ओपन करे, कोई फॉरेन कंपनी को ख़रीद ले, पाकिस्तान है, दुबई है, पाकिस्तान की या दुबई की लेट से कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसने जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान में अपनी एक फैक्ट्री ओपन कर ली या अपनी एक कंपनी ओपन कर ली और अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर लिया, तो इसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अच्छा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बीच के डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो ज़रा एक बार देख लेते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा हुआ है ऑफन रिक्वायर्ड टू फंड द होल प्रोजेक्ट, यानी कि जनरली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्टमेंट पूरी आपकी अपनी होती है और पूरी इन्वेस्टमेंट परचेज़ करने के लिए आपको ख़ुद पूरे पैसे चाहिए होते हैं, जो प्लॉट वाली मैंने एग्जांपल दी। इन कंपैरिजन टू दैट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट कैन बी शेयर्ड विद अदर इन्वेस्टर्स, A, B और C 3 लोग मिलकर मालिक हो गए। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है डिफ़िकल्ट टू लिक्विडेट ड्यू टू साइज़, और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है मोर लिक्विड एज इन्वेस्टर्स कैन एंटर एंड लीव इन दी ओपन मार्केट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आप कहीं पर करते हो तो हो सकता है कि अगर उसका साइज़ बहुत बड़ा है तो उसको लिक्विडेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और आपने एक बहुत बड़ी सी कोई मशीन XYZ ख़रीदी हुई है और अब उसको लिक्विडेट करना है यानी कि बेचना है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल हो। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ये मुश्किल क्यों नहीं होती? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जिस तरह से मैंने म्यूचुअल फ़ंड की एग्जांपल दी ना,
तो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके अगेंस्ट आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं, एक तरह से म्यूचुअल फंड के शेयर्स मिलते हैं, और वो ओपन मार्केट में कहीं पर भी बिक सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है पोटेंशियली लॉन्गर टर्म इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है कंपैरेटिवली फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये डिफरेंसेस कुछ याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है ये आपके सिलेबस का, लेकिन एक अवेयरनेस होनी चाहिए, लिहाजा ये स्लाइड्स और डिफरेंसेस मैंने लेबल कर दिए हैं, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा।